ओम ह्रीं अरहं ऋणमूर्च्छिनाणं वीतराग सर्वज्ञर्यंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। आज का हमारा विषय है जीव समास। जीव समास क्या है? तो अच्छी तरह ये जाने कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों को किसी न किसी कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाना है। उन जीवों को अलग अलग इंद्रियों, अलग अलग कायों, अलग अलग गतियों और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर कर उन सब का जो एक कॉमन चार्ट तैयार किया जाता है उसे कहते हैं जीव समास। जीव का अर्थ है जिसमें जीवन है, वो जीव है। जो जीता था, जीता है और जिएगा वो जीव है। और समास का अर्थ है सम प्लस आस। सम मतलब अच्छी तरह, आस मतलब ठहरना। जिन धर्म विशेषों के द्वारा अनेक जीवों तथा उनकी अनेक जातियों, जाति का अर्थ यहाँ पर क्या है? जाति का अर्थ है उनकी इंद्रियां, उनकी कैटेगरी का संग्रह किया जा सके, ऐसे धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं। ये जीव समास कितने प्रकार का है? तो ये जीव समास अनेक प्रकार का है। साधारण से एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, पांच प्रकार का, छह प्रकार का, सात प्रकार का, आठ प्रकार का, नौ प्रकार का, 10 प्रकार का, 11 प्रकार का, 12 प्रकार का, 13 प्रकार का और फिर 14 प्रकार का। फिर वो जो 14 प्रकार का है उसी को आगे मल्टीप्लाई करके फिर 57 57 प्रकार का और फिर 98 प्रकार का और फिर संख्यात, असंख्यात और फिर अनंत प्रकार का जीव समास हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक जीव को क्लासिफाई करते करते बहुत सारा चार्ट डेवलप्ड होता है। अब हम चलते हैं एक नंबर से, ठीक है। सबसे पहले मेंटेलिटी में क्या लाना है कि संसार में अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों को किन्हीं ना किन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड करना, इसका नाम जीव समास है। और उसे डिवाइड करते हुए हम एक नंबर से शुरू करेंगे तो वह क्लासिफाई होते 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 अनंत कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एक जब हम पढ़ेंगे तो सामान्य से जीव, इतना मात्र कहने पर ही संपूर्ण जीव आ गए, ठीक है। अब इनको हम क्लासिफाई करें, मल्टीप्लाई करें दो कैटेगरी में। तो एक तरफ संसारी जीव है, एक तरफ मुक्त जीव है, ठीक है। दो कैटेगरी जीवों की बन गई। अब मुक्त जीवों का कोई और भेद नहीं होता, इसलिए मुक्त जीवों को हम अलग कर देते हैं, बचे अब केवल संसारी जीव। अब उन संसारी जीवों को भी हम दो कैटेगरी में बांट देते, एक तरफ त्रस है, एक तरफ स्थावर, ठीक है। ये दो कैटेगरी में संसार के सारे जीव बट गए। कौन से जीव? संसारी जीव। तो संसार के सारे जीव दो कैटेगरी में ही डिवाइडेड हो सकते हैं, क्लासिफाई हो सकते हैं और कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर और क्लासिफिकेशन करना है, हाँ कर सकते हैं। तो आप सबसे अच्छी तरह इस तरीके से इसको लिखते जाइए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले लिखें जीव, संसारी जीव, मुक्त जीव। मुक्त जीव के सामने लिख दें 0, संसारी जीव के सामने लिख दें 2, त्रस और स्थावर, और सामने लिखते हैं 2, मतलब हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिए। आगे बढ़े, अब हमको करना है 3 क्लासिफिकेशन। तो क्या करें? संसारी जीव का त्रस और स्थावर के दो भेद किए थे। अब त्रस और स्थावर में से स्थावर एज इट इज लिख दें, त्रस के दो भेद कर दें। त्रस को दो कैटेगरी में बांट दें। कौन कौन से? तो विकलत्रय
और पंच इंद्रिय। विकलत्रय मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्रिय जीवों को कहते हैं विकलत्रय। मतलब ऐसे जीव जिनकी इंद्रियां अभी विकल हैं, अधूरी हैं, ऐसे 3 कैटेगरी को बोलेंगे विकलत्रय। विकल मतलब अधूरी, त्रय मतलब 3। तो जिनकी इंद्रियां अभी अधूरी हैं वो कहलाएंगे विकलत्रय। तो कैटेगरी कितनी बन गई? 3। स्थावर अथवा एक इंद्री, ठीक, विकलत्रय और पंच इंद्री। अब बनानी कैटेगरी 4, ठीक है। तो पहला है एक इंद्री या स्थावर, दूसरा विकलत्रय, तीसरी कैटेगरी में क्या करना, तो पंच इंद्री को 2 भागों में बांट दो, असंगी पंच इंद्री और संगी पंच इंद्री। ये क्या चल रहा है? एक क्लासिफिकेशन चल रहा है। जितना आपको जिस चीज को क्लासिफाइड करना है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 भेद बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? तो एक इंद्री, फिर विकलत्रय के 3 टुकड़े कर दो, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंच इंद्री। तो कितने भेद हो गए? 5। जीव वही है, अनंतानंत। क्लासिफिकेशन उनका 5 प्रकार से हो गया। अब 6 प्रकार से करने, हाँ 6 प्रकार से भी कर सकते। कैसे करेंगे? तो एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री के 2 पार्ट कर दो, असंगी पंच इंद्री, संगी पंच इंद्री। तो कितने हो गए? 6। अब करने 7। तो 7 में क्या करेंगे? एक इंद्री के 2 पार्ट कर दो, सूक्ष्म एक इंद्री, बादर एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्री, संगी पंच इंद्री। कितने हो गए? 7, ठीक है। अब इन 7 के को आधार बनाकर आगे हम और बढ़ेंगे। तो मानो अब हमको बनानी है 8, तो कैसे बनाएंगे? तो एक इंद्री के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। कितने हो गए? 5। विकलत्रय, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। कितने हो गए? 8। अब बनाने कितने? 9, ठीक। तो 9 कैसे बनाएंगे? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के 2 भाग कर देते हैं, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। तो कितने हो गए? 6, ठीक। फिर 6 के बाद विकलत्रय 7, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। कितने हो गए? 9। अब इन्हीं के 10 बनाने, तो कैसे बनाएंगे? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ठीक। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री। कितने बन गए? 10। तो ऐसे आप जितनी भी कैटेगरीज बनानी चाहेंगे उतनी बनती बनती चली जाएंगी। जीवों को और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जीव कितने हैं? वही अनंतानंत। वही अनंतानंत जीव आपकी समझ, आपकी जानकारी और आपकी क्लासिफिकेशन पर डिवाइड करेंगे कि उन्हें हमें कितनी पार्टों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब 10 के बाद 11 पे चलना कि सीधे 14 पे चलते? नहीं, 11, 12 और 13 और देख लेते, फिर 14 पे चलेंगे। तो 11 नंबर पे सूक्ष्म एक इंद्री, बादर एक इंद्री, ठीक है। सूक्ष्म एक इंद्री और बादर एक इंद्री, नहीं ऐसे नहीं, फिर से चलते। पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति की दो कैटेगरी कर देते, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। तो टोटल भेद कितने हुए? 6। फिर उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी और असंगी पंचेंद्रिय। तो कितने हो गए? 11। अब चलते हैं 12। 12 कैसे होंगे? तो इन्हीं को और क्लासिफाई करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अभी कितने हो गए? 11। अब चलते हैं 12। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के दोनों कैटेगरी। वनस्पति में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। कितने हुए? 6। ठीक है। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, ये टोटल हो गए 11। ठीक है। अब इसमें एक और मिलाएंगे तो हम बना देंगे 12। कैसे बनाएंगे 12? तो अब आप विचार करिए कि इनमें से कौन सा एक और डिवाइड किया जा सकता है। अभी कौन सा डिवाइड होगा? कोई भी एक डिवाइड करने पर हम वहां पर 12 को प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह फिर हम 13 प्राप्त करेंगे और फिर हम जाएंगे सीधे 14 पर। अब 14 बनाने के लिए क्या करना? तो 14 बनाने के लिए फिर से काउंटिंग शुरू करें। केवल बनाने हैं 7। तो एक इंद्री के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री। टोटल हुए 7। इन 7 को 2 कैटेगरी में बांट देते, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। टोटल हुए 14। ये हो गए 14 जीव समास। अब पर्याप्तक क्या और अपर्याप्तक क्या है? तो जिन जीवों ने पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया है वे कहलाते हैं पर्याप्तक, और जिन जीवों ने अपनी पर्याप्तियों को शुरू तो किया लेकिन पूर्ण नहीं कर पाते वो कहलाते हैं अपर्याप्तक। अब ये होता कब है? तो अच्छी तरह समझें। जब कोई जीव अपना पिछला जीवन पूर्ण करके और अपनी आयु को पूर्ण करके मरण करके अगले स्थान पर जाता है, तो जैसे ही वो अगले स्थान पर जाता है तो विद इन 4 टाइम्स उसे अपने स्थान पर पहुंच जाना होता है। 1 समय, 2 समय, मैक्सिमम 3 समय। वो जब उस समय में उस स्थान पर पहुंचता है तो उतनी देर में वह 1, 2, 3 जो समय है उतनी में वह अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है। उतना समय उसे चाहिए अपने योग्य स्थिति को बनाने के लिए। तो वहां वो पर्याप्तियां अपनी शुरू कर देता है, और जैसे ही उसका यहां पर जन्म होता है उसे पूर्णतया जैसी स्थिति मिलेगी, जैसा उसने कर्म बांधा था। अगर उसने पर्याप्तक कर्म का बंध किया तो उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होंगी और वो कहलाएगा पर्याप्तक। उसने अपर्याप्तक कर्म का बंध किया होगा तो उसको पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी और वो कहलाएगा अपर्याप्तक। और तीसरा बनता है निर्वित्तीय पर्याप्तक। निर्वित्ती मतलब होता है रचना, बनावट। तो बनावट के काल में अभी जिसकी पर्याप्तियां शुरू तो हो गई लेकिन पूरी नहीं हुई, उतनी देर तक के लिए जीव कहलाता है निर्वित्तीय अपर्याप्तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो हर जीव इसी कैटेगरी में होता है। 1 इंद्री भी होगा, 2 इंद्री भी होगा, 3 इंद्री भी होगा, 4 इंद्री भी होगा और पंच इंद्री भी होगा। तो टोटल भेद कितने हो गए? 14। तो जीव समास के कितने भेद हैं? 14। कौन कौन से? तो 1 इंद्रिय के 2, बादर और सूक्ष्म। विकलत्र के 3, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। पंच इंद्रिय के 2, असंगी पंच इंद्री और संगी पंच इंद्री। भेद हुए कितने? 14 नहीं 7। ठीक है। फिर इन 7 को पर्याप्तक और अपर्याप्तक इन 2 से डिवाइड कर, इन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो बन जाएंगे 14। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। अब बनाने कितने? 57, 57 भेद बनाने। कैसे बनाने देखते हो।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ठीक है। फिर नित्य निगोद, इतर निगोद। इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 2-2 भेद, तो कितने हो गए? 12 भेद। ठीक है। फिर प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की अपेक्षा से 2 भेद, तो कितने हो गए? 14 भेद। इस तरह एक इंद्रिय के 14 भेद हुए। इनमें त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संघी पंचेंद्रिय, इनके भेद मिलाने से टोटल हुए 19 भेद। 14 एक इंद्रिय के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में संगी और असंगी, तो टोटल हो गए 19। अब इन 19 भेद जो हुए, इनमें पर्याप्तक, निर्वित्तीय पर्याप्तक और अपर्याप्तक, अथवा जिसे कहते हैं लब्ध्य पर्याप्तक। लब्ध्य पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों एक ही शब्द है। लब्धि मतलब होती है योग्यता, तो जिनकी अपर्याप्तक कर्म ही जिनकी योग्यता में है वो कहलाते हैं लब्ध्य पर्याप्तक। तो उन 19 को इन 3 से गुणित कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएंगे 57 भेद। क्लियर हुआ? अब इसी में से हम अपने 13 और 14 जो हमारे 12 और 13 जो रह गए थे वो इसी में से हम निकाल सकते। वनस्पति के कैटेगरी को बढ़ा दीजिए तो हमारे 2 भेद वहां पर बन जाएंगे। तो इस तरीके से बनाने में कोई आपत्ति नहीं आएगी, बन जाएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जीव समास के 98 भेद कैसे बनेंगे देखते। तो एक इंद्रिय के 14 भेद जो हमने ऊपर किए, कौन कौन से किए ये तो एक बार फिर से देख लेते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये कितने हुए? 6। इन 6 के बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के तो हो गए 12। इन 12 में सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति, तो कितने हो गए? 14। ठीक है। एक इंद्रिय के ये टोटल हो गए 14 भेद। इन 14 भेदों में पर्याप्तक, निर्वित्तीय पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक की अपेक्षा 3-3 भेद हैं। अतः एक इंद्रिय संबंधी टोटल 14 इंटू 3, 14 को भाग दिया, गुणित किया 3 से, तो बन गए 42 भेद। ये 42 एक इंद्रिय संबंधी भेद बन गए। फिर आगे चलें विकलत्रय। तो विकलत्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इन तीनों को गुणित करेंगे, पर्याप्तक, निर्वित्तीय पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक, तो कितने हो गए? 9 भेद। विकलत्रय के 9 भेद, तो 42 और 9 51। ठीक है, 51 भेद। फिर आगे चलें। अब पंचेंद्रिय जीव, तो पंचेंद्रिय जीव कौन कौन हैं? तो चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीव हैं, तो उन सबकी अपेक्षा यहां पर ग्रहण करनी होगी, तो उसी को यहां पर आगे लेके चलते। कर्मभूमिज पंचेंद्रिय त्रियंचों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2 भेद हैं। ठीक। इन दोनों के जलचर, थलचर, नवचर की अपेक्षा 3-3 भेद होने से 6 भेद होते। तो कर्मभूमि त्रियंच 2 प्रकार के, संगी और असंगी, उनके भी प्रत्येक के 2-2 भेद, जलचर, थलचर और नवचर, संगी जलचर, असंगी जलचर, संगी जलचर, असंगी थलचर और संगी नवचर और असंगी नवचर। ठीक है। ये त्रियंचों के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। क्लियर हुआ? हाँ, चलो आगे चलते। ये 6 प्रकार के जीव गर्भ जन्म और सम्मुचन जन्म की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते।
अब ये जीव कितने हैं? 6। उन 6 जीवों के कोई गर्भ से उत्पन्न भी होता है और कोई सम्मुचन से भी, दोनों प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है। तो कितने भेद हो गए? तो 6 गुणित 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएंगे 12 भेद। फिर आगे बढ़े तो सम्मुचन जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्तक, अपर्याप्तक और निर्वित्तीय, पहले गर्भज के लगाएंगे। गर्भज जीवों के 6 प्रकार के जो भेद ऊपर कहे, उन जीवों के पर्याप्तक और निर्वित्तीय पर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद हैं, अतः 6 गुणित 2 हो जाएंगे 12 भेद। फिर सम्मुचन जन्म वाले जीव 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्तक, निर्वित्तीय पर्याप्तक और लब्धीय पर्याप्तक की अपेक्षा 3-3 भेद हैं, अतः 6 गुणित 3 हो जाएंगे 18 भेद। इस प्रकार कर्मभूमि स्त्रियंचों के 12 + 18 टोटल 30 भेद हुए। क्लियर हुआ ये? फिर से एक बार देखते। कर्मभूमि स्त्रियंच 2 प्रकार के, एक संगी और एक असंगी। इन प्रत्येक के 3-3 भेद। कौन कौन से 3-3 भेद? जलचर, थलचर, नवचर। ठीक है, 3 संगी के और 3 असंगी के। टोटल कितने हुए? 6। इन 6 प्रकार के जीवों के गर्भ भी जन्म होता है और सम्मुचन भी जन्म होता है। तो 6 प्रकार के गर्भज हो गए, 6 प्रकार के सम्मुचन हो गए। फिर इनमें जो गर्भ जन्म वाले हैं उनके केवल 2 भेद होते हैं, एक पर्याप्तक और एक निर्वित्तीय पर्याप्तक। ठीक है, तो 2 भेद होने से 6 गुणित 2 करने से 12, तो टोटल उनके गर्भज के हो गए 12 भेद। और सम्मुचन के तीनों प्रकार के जन्म होते हैं, पर्याप्तक भी होता है, निर्वित्तीय पर्याप्तक भी होता है, लब्धीय पर्याप्तक भी होता है, तो उनके हो गए 18 भेद। तो 12 + 18 टोटल हो गए 30। और पहले से हमारे पास कितने भेद थे? 51 और 30 ये मिला दिए तो कितने हो गए? 81। ठीक है, अब आगे चलते। अब भोग भूमि, ये कर्म भूमि स्त्रियंच थे, अब भोग भूमि त्रियंचों में चलते। तो भोग भूमि त्रियंचों के थलचर और नवचर ये 2 भेद होते हैं। इनके पर्याप्तक और निर्वित्तीय पर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद हैं, अतः इनके केवल 4 भेद। तो कितने हो गए? 85 भेद। फिर इसके बाद आर्यखंड के मनुष्य, क्योंकि पंचेंद्रिय की बात चल रही ना, तो पंचेंद्रिय में अभी त्रियंच हुए, अब मनुष्य। तो आर्यखंड के मनुष्य पर्याप्तक, निर्वित्तीय पर्याप्तक और लब्धीय पर्याप्तक की अपेक्षा से 3 प्रकार के। तो टोटल कितने हो गए? 88 भेद, 88 भेद। फिर मलेच्छ खंड के मनुष्य 2 प्रकार के, पर्याप्तक और निर्वित्तीय पर्याप्तक। तो कितने हो गए? अभी कितने थे? 88, अब हो गए 90। फिर कर्म भूमिज और भोग भूमिज मनुष्य के पर्याप्तक और निर्वित्तीय पर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं। फिर देव और नारकियों के पर्याप्तक और निर्वित्तीय पर्याप्तक की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं। तो नारकी 2 और देव 2, तो ये 4 भेद। ठीक है, इस तरह त्रियंच के 42 + 9 + 12 + 18 + 4 = 85 भेद। मनुष्य के 3 + 2 + 4 = 9 भेद। और देव के 2 और नारकी के 2, ये कुल मिलाकर जीव समास के 85 + 9 + 4 = 98 58 भेद होते हैं। इस प्रकार यह पूरा जीव समास आपके सामने पूर्ण हुआ। अब इसमें और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। हाँ, जो जो कैटेगरी आपके सामने रखी है वो अपने आप में एक एक स्वतंत्र कैटेगरी बन जाएगी, तो ऐसे संख्यात असंख्यात भेद बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि क्लासिफिकेशन यहीं तक किया गया है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हमेशा इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना। 1 से लेकर 98 तक के भेद हमने आपको अच्छी तरह से बतला दिए। ठीक है, जो हमारे 12 और 13 2 भेद बचे थे, उनमें हम लोग वनस्पतिकाय के विशेष रूप से 2-2 भेद और कर देंगे, तर निगोद और नित्य निगोद करके,
तो वहां पर वो 2 भेद और बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 98 भेद। इस प्रकार यह जीव समास पूर्ण हुआ। अब इन जीव समास को पढ़ने का क्या फायदा है? तो आचार्यों ने कहा, भगवान भट्टिकेर देव ग्रंथराज मूलाचार्य जी में कहते हैं, इन्हें अच्छी तरह जानने से अहिंसा का पालन अच्छी तरह से किया जा सकेगा। जितना जितना जीव का ज्ञान होगा, उतना उतना वह जीव संबंधी हिंसा से बच जाएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कितने कितने प्रकार के जीव हैं, और जितने जितने प्रकार के जीव हैं उतनी उतनी दया, उतनी उतनी करुणा, उतना उतना हमारे अंतरंग में उनकी प्रति सम्मान का भाव विकसित होगा। पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज एक बार जबलपुर भेड़ा घाट पर विराजमान थे। पूज्य गुरुदेव जब ध्यान में लीन हुए, सामायिक का काल था, तो सभी मुनि महाराज आचार्य श्री जी को देख रहे थे, और आचार्य श्री जी झरने को देख रहे थे, जो वहां पे वाटरफॉल है, उसको वो एक टक देख रहे थे। पूरी सामायिक के काल में लगभग 48 मिनट अथवा 1.5 घंटे का जो काल था, उसमें आचार्य महाराज ने आंखें भी बंद नहीं की, वो कंटिन्यू वो झरने को देखते रहे। जब पूरी सामायिक का काल व्यतीत हो गया, सभी मुनिराज आवर्त करने लगे। आचार्य महाराज के पास गए, और एक मुनि महाराज ने आचार्य महाराज को निवेदन किया, महाराज झरना इतना प्यारा लगा कि आज आपने आंखें खोलकर ही सामायिक कर ली। तो आचार्य महाराज एकदम गंभीर चिंतन में डूबते हुए कहते हैं कि आज मैं देख रहा था कि अनंतानंत सिद्ध आत्माएं किस तरह से इस संसार समुद्र में भटक रही हैं। अनंतानंत जीव हैं इस संसार में, और इस जल संबंधी एक एक बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव हैं। एक एक बूंद में संख्यात संख्यात जीव हैं, और संख्यात संख्यात जीवों का ये सारा का सारा यदि स्थिति इसी तरीके से बनाई जाए, तो पूरे संसार में भरे हुए अनंतानंत जीव हैं, वे सारे के सारे जीव इसी तरह परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारे देखने में वे आनंद का विषय बन सकते हैं, उत्साह का विषय बन सकते हैं, इंजॉयमेंट का विषय बन सकते हैं, और उन्हीं के प्रति दया करुणा का भाव आने से हम अहिंसक बन सकते हैं। जैनम जयतु शासनम।